तो कल हम लोग ने क्या पढ़ा था? कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन, और उसका क्या पढ़ा था? नेचर, पोजीशन, किस तरीके की इमेजेस बनती है, कहाँ पर बनती है, ये सारी, और उनका रे डायग्राम बनाने सीखे थे। सबको समझ में आ गया होगा। आज पढ़ते हैं किससे? कॉन्वेक्स मिरर से। किससे पढ़ते हैं? कॉन्वेक्स मिरर से। क्या पढ़ेंगे? रे डायग्राम बनाएंगे इसकी भी, और इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना। इसमें बेटा दो केस होते हैं। एक, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, दूसरा क्या होगा? एट सम फाइनाइट डिस्टेंस एंड बिटवीन पोल। इसमें सिर्फ यही दो केस होते हैं। नाम से भी समझ में आ जा रहा होगा, इसमें सभी कुछ इंक्लूड हो जा रहा है। कैसे क्या क्या इंक्लूड हो जा रहा है? इन्फिनिटी पे होगा तो फारेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे दूर जो हो सकती है वो इन्फिनिटी हो गई। और क्या है? सम फाइनाइट डिस्टेंस, इन्फिनिटी पे ना हो, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, और वहां से लेकर के कहां तक? पोल तक, ठीक है ना। अब इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे या फोकस पे रख सकते हैं क्या ऑब्जेक्ट को? रख सकते हैं क्या? ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर को? इधर को। ऑब्जेक्ट किधर पे रखते हैं? इस तरफ को। तो फोकस कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें वैसे तो रख नहीं सकते, हाँ, अ डिस्टेंस विच इज इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है। अ डिस्टेंस विच इज इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि अगर मेरी डिस्टेंस कितनी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक, लेट सपोज इट इज 20 सेंटीमीटर, तो यहां से 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं कहलाएगा, वो 20 सेंटीमीटर कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही केसेस होते हैं। अभी जब मैं इसके रे डायग्राम बनाऊंगा तब आप लोग मुझे बताना कि दो ही केसेस क्यों होते हैं, ठीक है ना। तो पहला वाला शुरू करें। पहला वाला केस, अभी इंजन गर्म नहीं हुआ है, जो है गाड़ी का इंजन क्या होता है? गर्म होता है ना। अभी धीरे धीरे गर्म होगा इंजन। जैसे गाड़ी का इंजन होता है वैसे मास्टर का भी इंजन होता है, टीचर का भी इंजन होता है वैसे ही, ठीक है ना। तो पढ़ाते पढ़ाते गर्म होता है वो। तो बेटा जी, ये कोई एक लाइन है विच इज अ व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस, लेट्स सपोज इट इज अ पोल, एंड यहां पर कहीं पर इसका फोकस होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। तो ठीक इतनी ही डिस्टेंस पे यहां पर क्या होगा जी? सी हो जाएगा। तो इट इज इट्स सी एंड इट इज इट्स एफ एंड इट इज इट्स पी। तो अभी सबसे पहला वाला जो केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, कहां पर? इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट है तब वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंफिनिटी से आने वाली लाइट रे कैसी होती है जी? पैरेलल। तो एक लाइट रे ये और एक लाइट रे ये, बोथ आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन आफ्टर द रिफ्रैक्शन, बिकॉज दिस लेंस हैज अ, सॉरी दिस मिरर हैज अ नेचर ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जिंग नेचर होता है, ठीक है ना। तो ये यहां से क्या करेगा? इसको इधर की ओर को डाइवर्ज कर देगा, और ये इसको इधर की ओर को डाइवर्ज कर देगा। तो अब जो इमेज बनती है वो कहां पर बनती है? रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग रेज के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। अब लेकिन अगर मैं इन दोनों रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग रेज को देखूं तो क्या ये आगे फ्यूचर में कहीं मिलेंगी? ये तो डाइवर्ज ही होते चले जा रही है, कैसे मिलेंगी? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे? वी विल अज्यूम, अभी थोड़ा फोकस शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले वैसे बना लिया था ना। अभी लाइट रेज को थोड़ा सा वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस भी बराबर करनी पड़ेंगे पड़े, मैंने तो रैंडमली ऐसे बना दिए। तो इसलिए जब ये पीछे की ओर को मिलेगी, लो हाथ से बनाते तो ज्यादा बेटर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कहां पर जाकर के अपीयर्स टू मीट होंगी एट फोकस, कहां पर जाकर के अपीयर्स टू मीट होंगी एट फोकस। बात समझ में आई ना? ठीक है, तो फिर अब क्या करना है, रे डायग्राम समझ में आ गया। तो पहला पोजीशन बताओ क्या होगा, पोजीशन एट फोकस, कहां पर बनी है, फोकस पे बनी है। दूसरा बताओ बेटा जी, हाँ रियल की वर्चुअल, वर्चुअल VIRTUAL वर्चुअल बनी है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, बड़ी बनी है कि छोटी बनी है, छोटी बनी है। तो कैसी बनी है, पॉइंट साइज लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, हाईली, क्या लिख सकते हैं जी, हाईली डिमिनिस्ड। डन है, कोई दिक्कत है यहां पर तक? तो ये हो गया। अगला वाला केस, दूसरा वाला केस, जब एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हो और पोल का और फाइनाइट डिस्टेंस के बीच पे हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मिरर, इसका क्या करना है हमने, हर्षिता क्या करना है बेटा, इसका श्रृंगार, क्या करना है जी, श्रृंगार करके इसको मिरर बनाना है। वैसे जनरली हम मिरर पे खुद श्रृंगार करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मिरर का श्रृंगार करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ जी यहाँ पर, वही 2 3 4 जो हमारे पास 4 जो स्टैंडर्ड केसेस थे जिनको हम लोग रूल भी कह रहे थे। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन बताओ, एक लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, और ये ऐसे चली जाएगी। क्या ये करेक्ट है क्या तरीका, या इसमें भी कुछ बच गया है? हाँ वेरी गुड, क्या बच गया है, एरो लगाना बच गया है। क्या बच गया है जी, एरो, क्योंकि जब तक एरो नहीं लगाएंगे तब तक कहां से आ रही है, कहां को जा रही है पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब तक लाइट रे कौन सी इंसिडेंट है कौन सी रिफ्लेक्टिंग है इसका जानना भी तो बहुत जरूरी है कि नहीं है? ठीक है, तो ये लाइट रे मानेंगे कि भाई ये कहां से होकर के गुजरेगी, ऐसे फोकस से, ठीक है, ऐसे तो होगा। उसके बाद एक लाइट रे को इंसिडेंट करा देते हैं कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होने वाली लाइट रे क्या होती है बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होने वाली लाइट रे क्या होती है, हाँ देखो ये यहां पर से तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये आगे की डॉटेड बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। एक काम करते हैं, इसको यहीं तक बनाते हैं, कहां तक, यहीं तक, ये हो गई ऐसे, और इसके आगे पूरी कर देते हैं इसको डॉटेड से, ठीक हो गया जी। अरे ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को? तो अब ये जो इस पे इंसिडेंट हुई है कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये इंसिडेंट हुई, तो ये ठीक इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ये ठीक इसी पाथ पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो वी विल अज्यूम कि ये जो लाइन है ये कहां से आ रही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होगी। कौन सी वाली, रिफ्लेक्टेड वाली। तो अब आगे तो खैर इनका कभी इंटरसेक्शन होना नहीं है, क्योंकि ये तो सीधे ऐसे ही चले जाएगी और ये सीधे ऐसे ही चले जाएगी। तो इनका जो पीछे वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, यहां पर। कहां पर हो रहा है, यहां पर। तो ये वाला पॉइंट किसका, फोकस का, ये वाला पॉइंट सी का, ये वाला पॉइंट पी का। तो फिर वही पोजीशन कहां पर बनी बताओ जरा, कहां पर, एट सॉरी बिटवीन
P एंड F। उसके बाद फिर दूसरा बताओ जी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है वर्चुअली में, सबको पता है। तीसरा वाला, थर्ड वाला केस बताओ कैसी बनी है, डिमिनिस्ड। ये मिरर कहां पर यूज होता है पता आपको? ये मिरर यूज होता है ऑटोमोबाइल के जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं ना, गाड़ियों के जो रियर व्यू मिरर होते हैं, उसमें क्या लिखा रहता है, इंग्लिश में लिखा रहता है, जिसका हिंदी में मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा पास दिखाई दे रही है वो उतने पास नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है, इस मिरर का काम देखो, और एक कैसा दिखाई देता, पास नहीं है, और दूसरा छोटा है। आप देखते हो कि पीछे शीशे में, देखते हो कि गाड़ी के पीछे शीशे में तो इमेजेस बड़ी बड़ी दिखती है कि छोटी छोटी? छोटी छोटी दिखती है। इस मिरर का जो नेचर है वो क्या है, दूर की ऑब्जेक्ट को देखो, इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट थी तो फोकस पे बनाया, अब उसके बाद इन्फिनिटी, ये जो पोल से लेकर के इन्फिनिटी के बीच पे अगर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट है तो कहां पर बना रहा है, एफ और पी के बीच में। और कैसा बना रहा है, छोटा, मतलब कि नजदीक बना रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोला था कि अब दो ही केस क्यों होते हैं ये बताओ। देखो दो ही केस इसलिए होते हैं, जब हम लोगों ने कल जब कॉनकेव मिरर वाला पढ़ा था तो वहां पर पैटर्न क्या था, जैसे 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 मैं ऑब्जेक्ट को नजदीक लाता जा रहा था वैसे वैसे मिरर फोकस से दूर होते चली जा रही थी। अब यहां पर भी अगर हम उसी पैटर्न की स्टडी करें तो जब सबसे दूर थी ऑब्जेक्ट मेरी फोकस पे थी इमेज, जब उसके बाद ऑब्जेक्ट को मैंने इनके बीच में कहीं पर भी रखा तो अब ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ को मूव कर रही है। ये जाते 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 कहां तक जा सकती है, मैक्सिमम पोल तक जा सकती है। तो मतलब कि इसकी और इसके बीच में ही बनेगी और कहीं दूसरी जगह पे नहीं बनेगी। किस किस के बीच में, फोकस और पोल के बीच में ही बनेगी, भले आप चाहे ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रख दो। तो इसलिए ये दो ही केसेस हैं और कोई तीसरा केस पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आई ना? ऑब्जेक्ट की चाहे कोई भी पोजीशन हो उसकी इमेज हमेशा ही कहां पर बनेगी, फोकस पे, वो सबसे फारेस्ट डिस्टेंस होगी इन्फिनिटी पे, या फिर फोकस और पोल के बीच में। और तीसरा कैसी बनेगी हमेशा, डिमिनिश्ड, और कैसी बनेगी हमेशा, वर्चुअल। देखो दोनों केसेस थे, दोनों केसेस विच बेसिकली इंक्लूड द ऑल द पॉसिबल केसेस। जो दो केसेस इसको हम कह रहे हैं उसमें तो देखा जाए तो सारे पॉसिबल केस हैं। उस सारे पॉसिबल केस के लिए इमेज मेरी हमेशा कैसे नेचर की बन रही है, वर्चुअल नेचर की। तो इसको ध्यान रखना जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ही वो कॉन्वेक्स मिरर कहेगा तो कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जानी चाहिए। क्या क्या आ जानी चाहिए, एक तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेजेस बनाता है, वर्चुअल। कहां कहां पे बनाएगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, या तो फोकस पे बनाएगा या फिर पोलर फोकस के बीच में बनाएगा, उससे बाहर कहीं नहीं बनाएगा। और तीसरा जो इमेज होगी वो हमेशा कैसी होगी, छोटी। कैसी होगी, छोटी होगी। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात? तो बनाओगे इसको एक बारी? हाँ जी, बना लो, चलो दोनों डायग्राम बना लो। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट चीज आज करने वाले हैं, साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो करो इसको एक बारी। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, ये एग्जाम पे आता है जो, ठीक है ना? कई बार आपको ये एग्जाम पे अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा, तो इसलिए ध्यान से देखना। किसमें यूज होता है, एक तो सेविंग मिरर और मेकअप मिरर, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही तरीके का काम करते हैं। कौन कौन से, सेविंग मिरर और मेकअप मिरर्स, ठीक है ना? ये कौन से मिरर का काम है, ये कॉनकेव। क्या कॉन्वेक्स मिरर से हम लोग कर सकते हैं क्या सेविंग या मेकअप? क्यों, रीजन बताओ। हाँ, दूर की चीज पास दिखती है, लेकिन मेकअप करते समय या शेव करते समय आपको अपना चेहरा कैसा चाहिए, बड़ा, थोड़ा सा मैग्नीफाइड चाहिए, ताकि आपकी डिटेलिंग ऑफ द फेस साफ साफ समझ में आए। तो आपने देखा होगा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो तो क्या करता है, चाहे नजदीक हो या चाहे दूर हो, सारी इमेजेस छोटी बनाता है। लेकिन कॉनकेव मिरर को जब आप नजदीक से यूज करते हो, मतलब कि फोकस से या फोकस के अंदर, जब फोकस के अंदर उसको यूज करते हो, मतलब कि आपकी ऑब्जेक्ट कहां पर रखी हो, फोकस से अंदर रखी हो, तो उसकी इमेजेस कैसी बनाता है, वर्चुअल बनाता है और बड़ी बनाता है।
वर्चुअल बनाता है इसका मतलब हमें क्या दिखेगा, वो मिरर के अंदर दिखाई देगी। और दूसरी कैसे दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। तो मेकअप करते समय हमें हमारा चेहरा अगर थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे, ठीक है ना, तो उसमें सेव करते समय या फिर मेकअप करते समय उसको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो इसको ध्यान में समझ में आएगा सभी को बात। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब कॉनकेव मिरर के, ये अगर मेरा क्या हो गया, फोकस हो गया और ये पोल हो गया, अगर आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हो, फोकस और पोल के बीच पर रखते हो, तो ये इमेज क्या बनाता है, बड़ी बनाता है। क्या बनाता है, बड़ी और वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब आप इन मिरर, इस इमेज को कहां देख सकते हो, मिरर के अंदर देख सकते हो। बात समझ में आई ना। तो इसलिए ये जब भी शेविंग मिरर या फिर मेकअप मिरर की बात होगी तो ये हमेशा कैसे मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर। बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद सोलर फर्नेंसेस, क्या होता है सोलर फर्नेंसेस, कॉनकेव मिरर की क्या खासियत होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखी है तो उसको कन्वर्ज करके ले आता है एक जगह पे, कन्वर्जिंग नेचर होता है। कन्वर्जिंग नेचर के कारण से क्या करता है, एक जगह पे ले आता है, ठीक है ना। और कहां पर कन्वर्ज करता है, फोकस पे। तो अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल, ये मेरा सोलर फर्नेंसेज है, आपने देखा है सोलर कुकर और सोलर जो फर्नेंसेज देखे कैसे होते हैं, आप धूप से भी खाना पका सकते हो। कैसे पका सकते हैं, जैसे ये मैंने एक बहुत बड़ा सा क्या लगा दिया, कॉनकेव मिरर लगा दिया। क्या लगा दिया, बहुत बड़ा सा कॉनकेव मिरर। इसके एक स्टैंड लगाया मैंने यहां पर से, ठीक है ना, एक स्टैंड लगाया और स्टैंड की हेल्प से यहां पर एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर दिया जिसमें मैं कोई चीज रख सकता हूं। और ये प्लेटफॉर्म मैंने कहां पर डेवलप किया, इसके ठीक फोकस पे, ठीक है ना। अब जितनी भी लाइट रेज आएंगी, क्या आएंगी, जितनी भी लाइट रेज आएंगी, जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो सारी लाइट रेज क्या होंगी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से होकर, आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से होकर के जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। तो ये सारी की सारी जो सन से आने वाली लाइट थी, आपने सब वापस रिफ्लेक्ट करके कहां पर भेज दी, उसके फोकस पे भेज दी। और फोकस पे आपने क्या रख दिया, कोई भी चीज कुक करने के लिए रख दिया, आपका प्रेशर कुकर रख दिया या कोई दूसरी चीज रख दी, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, वहां पर हीट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, हीट की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो इसलिए फिर आप यहाँ पर चाहो तो गर्मी के दिनों में इसका इस्तेमाल करके खाना कुक भी कर सकते हो। बहुत सारी जगह पे ये यूज होता है, एनर्जी को सेव करने का एक अच्छा तरीका है। आई बस में धूप तो हमारे छत पर लगातार आ रही है और सारी वेस्ट हो रही है एक तरीके से दिखाए तो, इवन हमें परेशानी करती है ज़्यादा धूप, लेकिन हम उस धूप का मल्टीपल सोर्सेज से यूज कर सकते हैं। जैसे सोलर लाइट वगैरह लगा सकते हैं, या सोलर पैनल्स वगैरह लगा सकते हैं, या ऐसे सोलर कुकर लगा सकते हैं, या सोलर हीटर लगा सकते हैं। तो उस हीट एनर्जी को भी हम लोग अपने हाउस होल्ड में यूज होने वाली बहुत सारी एनर्जी में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारे घर में जो बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग खर्च करते हैं उसको सेव किया जा सके, ठीक है ना। लोग करते भी हैं ऐसा, बहुत सारी जगह पे ये सारी चीजें यूज होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो सोलर फर्नेस से समझ में आया। सर्च लाइट का काम क्या होता है, लाइट को कन्वर्ज करे। अगर मुझे बहुत दूर तक देखना है, ठीक है ना, तो दूर तक देखने के लिए अगर मैं देखा जाए तो कॉनकेव मिरर से मैं इमेज को कहां पर भी बना सकता हूं, एक तरीके से पैरेलल बीम भी बना सकता हूं, उसकी बना सकता हूं नहीं बना सकता हूं, और उसको एक कोने एक जगह पे भी कन्वर्ज कर सकता हूं। तो जब भी मुझे सर्च लाइट का इस्तेमाल करना है, जैसे पुलिस वाले या जो डॉग स्क्वाड वाले, या रात में कभी किसी चीज को मुझे ढूंढना है, तो उस केस में हम लोग जो ये लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टॉर्चेज यूज करते हैं। तो उन टॉर्चेज के, जैसे ये टॉर्च हो गया, ठीक है ना, इस टॉर्च के आगे जो ये वाला हिस्सा होता है जहां पर बल्ब लगा रहता है, इसके पीछे ऐसे करके कॉनकेव मिरर लगाते हैं। आगे नहीं लगाते, आगे तो फिर लगाएंगे तो फिर वो तो रिफ्लेक्ट करके हमको ही वापस भेज देगा ना भाई। कहां पर लगाते हैं, उसके यहां पर फिर बल्ब लगा रहता है, इसके ठीक कहां पर, फोकस पे। इसके ठीक कहां पर, फोकस पे। जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है, ये जो गाड़ियों की हेडलाइट सर्च लाइट, सोलर लाइट, टॉर्चेज, ये सर्च लाइट, टॉर्चेज, ये सब जगह पे यही चीज लगती है। जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है ना, हेडलाइट पे जो बल्ब लगा रहता है, वो बल्ब भी कहां पर लगा रहता है, ठीक उसके फोकस पे लगा रहता है, ताकि वहां से क्या करे, जैसे फोकस से जो लाइट जाएगी तो फोकस से जाने वाली लाइट रे, फोकस से जाने वाली लाइट पैरेलल हो जाती है, तो आपको पैरेलल बीम दिखाई देगी लाइट की। बात समझ में आई ना। तो मिरर कहां पर लगता है, उसके पीछे,
चीज की बात कर रहा हूँ, जैसे ये टॉर्च की बात कर रहा हूँ या फिर गाड़ी की जो हेडलाइट की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर मिरर कौन सा मिरर की बात कर रहे हैं? ये वाला मिरर की बात कर रहे हैं जो ये अंदर साइड को लगा, देखो है ये मिरर अंदर वाला। और ये जो बल्ब कहाँ पर लगा होता है, एक तरीके से इसके फोकस पे लगा होता है, पोल पे तो लगा ही होता है पोल से, लेकिन बल्ब तो पोल पे क्या है, माउंट है, चिपका हुआ है, लेकिन बाहर को निकला हुआ है। कहाँ पर निकला हुआ है? बाहर को निकला हुआ है। तो लाइट जब इसको निकलेगी तो ये ऑलमोस्ट इसके फोकस के पास पे है। तो यहाँ से जब लाइट रे निकलेंगी तो फोकस से जाने वाली सारी लाइट रे क्या करेंगी, एक जो जो सीधे सामने जाएंगी तो ठीक ही है, बाकी जो पीछे जाएंगी वो भी टकरा करके क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, वो भी आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है ना? तो इसको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, समझ में आया ना? कहाँ कहाँ पे? टॉर्चेज में, गाड़ियों की हेडलाइट्स में, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? माइक्रोस्कोप तो जिससे आप लोग क्या करते हो, जो लैब बायोलॉजी वाले क्लासेज में आप लोग देखते हो ना, माइक्रोस्कोप से जो है जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप लोग स्टडी करते हो, उसमें भी यही मिरर लगे रहते हैं। ठीक है ना? और ऐसे टेलीस्कोप में भी ये लगे रहते हैं। जो डेंटल्स मिरर्स होते हैं, डेंटल्स मिरर क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा डेंटिस्ट के पास गए होगे तो डेंटल क्या करता है, एक ऐसे आपके मुंह के ऐसे दांत में एक मिरर लगाता है, ऐसे करके अंदर डाल करके एक छोटा सा उसके हाथ में एक मिरर होता है, और वो मिरर क्या करता है, नजदीक की चीज को क्या करता है, कॉनकेव मिरर बड़ी बनाता है। कॉनकेव मिरर की खासियत क्या है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को उसके फोकस के अंदर रख दिया तो एक तो वर्चुअल बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा, बड़ी बनाएगा। ठीक है ना? तो जहां जहां पे मुझे नजदीक की चीजों को बड़ा बना करके देखने की जरूरत है तो वहां पर मैं क्या करूंगा, कॉनकेव मिरर का यूज करूंगा। जहां पर मुझे दूर की चीज को एक जगह पे कन्वर्ज करके लाना है, बहुत सारी लाइट रे को एक जगह पे कन्वर्ज करके लाना है, तो वहां पर भी मैं कौन सा मिरर यूज करूंगा, कॉनकेव मिरर यूज करूंगा। तो यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर में ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मेकअप मिरर और शेविंग मिरर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पे पूछता है। ठीक है ना? उसके बाद ये सोलर फर्नेसेस का मैंने आप लोगों को बता दिया, सोलर फर्नेसेस क्या होता है। उसके बाद सर्च लाइट, टॉर्चेज या हेडलाइट, ये तीनों एक ही तरीके की चीजें हैं। बात समझ में आई ना? अरे ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेज क्या क्या होते हैं, क्या क्या यूजेज होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के? एक तो गाड़ियों की रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं, मैंने बताया ना जो भी व्हीकल्स हमारे पास है उन व्हीकल्स में सब जगह पर रियर व्यू, रियर व्यू क्या मतलब हुआ इसका, पीछे देखने वाला। व्यू दिखाता है कहाँ का, रियर का, पीछे साइड का व्यू को दिखाने को क्या कहते हैं, रियर व्यू मिरर। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल में, स्कूटी में, कार में बैठे हैं तो यहाँ पर साइड में दो मिरर्स होते हैं, एक मिरर ऊपर होता है, ये सारे रियर व्यू मिरर्स होते हैं। इनको साइड मिरर कहते हैं, साइड रियर व्यू मिरर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऊपर का रियर व्यू मिरर कहते हैं। बात समझ में आई ना? तो ये रियर व्यू मिरर क्या करते हैं, मैं पीछे दिखाते हैं, क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाते समय पीछे देखने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना, पीछे देखोगे तो आगे का मामला गड़बड़ा जाएगा। अरे है कि नहीं है? तो इसलिए हम कैसे देखते हैं, पीछे देखने के लिए जब हमें जरूरत पड़ती है तो ऊपर शीशे में देखो तो आपको पीछे दिखाई देगा, या साइड में देखना हो तो साइड में। अब ये क्या करते हैं, ये लार्ज, एक तो क्या करते हैं वाइड एंगल होते हैं, इनका क्या होता है, बहुत ज्यादा दूर की चीज को छोटा बना के दिखता है, तो मेरा एंगल जो मेरा जो टोटल ओवरऑल व्यू है मेरा वो बढ़ जाता है। एक तो इसमें यूज होता है रियर व्यू मिरर में। और दूसरा कहां पर यूज होता है, जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, इसमें यूज होता है स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट कैसी होती है, जैसे ये आपके घर के आगे बिजली का खंभा या आपका कोई पोल, यहां पर एक आपके घर के आगे ऐसे करके क्या लगा दी, लाइट लगा दी। ठीक है ना? अब अगर ये लाइट में अगर आप कॉनकेव मिरर लगा दोगे तो, जैसे नीचे मान लेता हूं ये हर्षिता का घर है, ठीक है ना, तो अगर कॉनकेव मिरर लगा दूंगा तो ये तो सारी की सारी लाइट रे को यहीं पर आके क्या करता है, कन्वर्ज कर देगा। तो फिर बाकी अड़ोसी पड़ोसी परेशान होंगे, बोलेंगे इन्हें तो अपने के लिए लाइट लगा रखी है। हाँ तुम्हारी पर्सनल है तो फिर तुम कर सकते हो। अब जनरली पर्सनल लाइट तुम अपने घर के अंदर ही लगाते हैं, स्ट्रीट के बाहर पे तो, रोड पे तो गवर्नमेंट की या म्यूनसिपल पार्टी वालों की लाइट लगती है। तो वो लाइट कैसी होनी चाहिए, ऐसी। तो ये इस तरीके का नेचर किस मिरर का होता है, कॉन्वेक्स मिरर का नेचर होता है। मतलब कि ये जो आपकी लाइट होती है, इस लाइट के अंदर पे किस तरीके का मिरर लगा देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं, ये वाला मिरर लगा देते हैं। तो इसके ऊपर पे पड़ने वाली लाइट क्या करती है,
डाइवर्ज करती है। क्या करती है? डाइवर्ज करती है, तो उस लाइट को सभी जगह पे फैला देगी। तो ठीक है, तो ये कुछ यूजेज है किसके? कॉन्वेक्स मिरर के। बात समझ में आई? तो इतना सब कुछ ध्यान में रहेगा। चलिए, अब आपकी आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, वो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है? क्या है जी? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इसलिए जरूरी है जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमें ऑब्जेक्ट की, इमेज की फोकल लेंथ जो है डिफरेंट मिरर की, उनको अप्रोप्रिएट साइन के साथ पे लेना पड़ता है। हालांकि जैसे आप क्लास 11-12 में जाओगे तो वहां पर वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा ही प्लस और नेगेटिव के साथ पे रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करोगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशन हमने बता रखे हैं कि कौन सी चीज को हम प्लस कहेंगे, कौन सी चीज को नेगेटिव कहेंगे, उसको ध्यान पे रखना है। ठीक है ना? पहले भी एक तरीके से क्लास में मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है ना? तो आज फिर से करते हैं। तो हमेशा ध्यान देना, मैं शुरुआत करता हूँ किससे? कॉनकेव मिरर से ही शुरुआत करता हूँ, और ठीक ऐसा ही किसके साथ पे, बिल्कुल एक्यूरेट किसके साथ पे? कॉन्वेक्स मिरर के साथ पे भी है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये मिरर क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, और बाकी सारी चीजें क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। तो ये क्या हो गया? मेरा प्रिंसिपल एक्सेस हो गया। अभी तक हम लोगों ने जितने भी तरीके के रे डायग्राम बनाए, उस रे डायग्राम पे आपने देखा हमेशा हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं? यहां पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। कहां की ओर को रख रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। ठीक है ना? तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था, दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। एक तरीका क्या है बेटा? जैसे जो आपका मैथमेटिक्स में कार्टेशियन सिस्टम होता है ना, तो कार्टेशियन सिस्टम का मतलब क्या होता है? ये वाला आप एक्स एक्सेस कहते थे, ये वाला वाई एक्सेस कहते थे, ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सेस कहते थे, और ये वाला नेगेटिव वाई एक्सेस कहते थे। तो इस जगह से इसको हम ओरिजिन कहते हैं। सारी डिस्टेंसेज हम कहां से मेजर करते हैं? ओरिजिन से ही मेजर करते हैं। कहां से मेजर करते हैं? ओरिजिन से ही मेजर करते हैं। ठीक है ना? तो सारी डिस्टेंस को अगर हम ओरिजिन से मेजर करेंगे, तो इधर से अगर मैं इधर की तरफ को जाऊं तो मैं किधर की तरफ को जाऊंगा? पॉजिटिव डायरेक्शन पे। और अगर मैं इससे इधर की तरफ को जाऊंगा तो किस डायरेक्शन पे जाऊंगा? नेगेटिव डायरेक्शन पे। और अगर मैं इससे इधर की तरफ को जाऊंगा तो किस में? पॉजिटिव में। और इससे नीचे की ओर को जाऊंगा तो नेगेटिव में। ठीक ऐसा ही सिस्टम यहां पर भी चलता है। ठीक है ना? यहां पर ओरिजिन की जगह पे ये क्या होता है? पोल। तो सारी डिस्टेंसेस को हम सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। कहां से मेजर करेंगे? पोल से। तो पोल से अगर आप इधर की तरफ को जाओगे, पोल से इधर की तरफ को जाओगे, तो ये डिस्टेंस हमेशा किस में मेजर करी जाएगी? नेगेटिव में। और पोल से अगर आप इधर की तरफ को जाओगे, राइट हैंड साइड को जाओगे, तो ये डिस्टेंस किस में मेजर करी जाएगी? पॉजिटिव में। और ये प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर, जैसे अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखी ऐसे कुछ, तो अगर प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर अगर आप जाओगे तो इसको किस में मेजर करोगे? पॉजिटिव में। और इस प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे अगर कोई डिस्टेंस मुझे मेजर करनी पड़ी तो उसको किस में मेजर करेंगे? नेगेटिव में। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से। ठीक है ना? अब इसको आप एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हो। वो दूसरा तरीका क्या होता है? हम हमेशा ये साइन पॉजिटिव और नेगेटिव देते हैं लाइट की डायरेक्शन के हिसाब से। किसके हिसाब से? डायरेक्शन ऑफ द लाइट के हिसाब से। अगर मेरी डायरेक्शन ऑफ लाइट है ये, मतलब कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखी है? अगर यहां पर रखी है तो ऑब्वियस है कि लाइट मेरी कहां से आएगी? इधर से आएगी। तो अगर ये मेरी क्या हो गई? ये क्या हो गई? डायरेक्शन ऑफ लाइट हो गई। क्या हो गई? डायरेक्शन ऑफ लाइट हो गई। तो वो सारी डिस्टेंसेज विच आर मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट। अगर मैं यहां से इस तरफ को जाऊंगा तो क्या मैं लाइट के साथ जा रहा हूं कि अपोजिट जा रहा हूं? अपोजिट जा रहा हूं। तो ये वाली डिस्टेंस में क्या कह दूंगा? नेगेटिव। इसके हिसाब से भी नेगेटिव थी। और अगर मैं इधर को ही चला तो मैं किसकी तरफ को जा रहा हूं? किसके साथ जा रहा हूं? इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट जा रहा हूं। तो ये भी पॉजिटिव था, तो इधर वाला लाइट की डायरेक्शन के साथ जाने वाली डिस्टेंसेस क्या है? पॉजिटिव है। बात समझ में आई ना? तो ये भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर कोई भी डिस्टेंस हो तो किस में होती है? पॉजिटिव में। और प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे कोई भी डिस्टेंस हो तो वो किस में होती है? नेगेटिव में। क्लियर है मामला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, अब उसके बाद कुछ बेसिक चीजें और हैं। वो बेसिक चीजें क्या? ध्यान से देखना। एक
जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर करी जाती हैं? ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारी डिस्टेंसेस कहां से नापी जाती हैं? पोल से नापी जाती है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। ठीक ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ इमेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से, ठीक है ना। तीसरा, ये तो आपको पता ही है, फोकल लेंथ को किससे मेजर करते हैं? किससे? स्मॉल एफ से, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें होंगी। चौथा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको किससे लिखते हैं? एच से लिखते हैं। कुछ लोग इसको एच ओ से भी लिख देते हैं, जैसे बच्ची एच ओ लिख रही थी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप सीधे सीधे ऐसे लिखना चाहो एच लिख लो, या फिर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख लो, मर्जी आपकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं, तो हाइट ऑफ द इमेज की बात करें, तो हाइट ऑफ द इमेज को किससे लिखते हैं? एच डैश से। या अब आप यहां पर एच ऑब्जेक्ट लिख रहे थे, तो आप क्या लिख सकते हो? एच आई लिख सकते हो, हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दों पे, ठीक है ना। तो वो इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या हैं? अगला पॉइंट, अब क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रख रहे हैं? उस तरफ को रख रहे हैं। कहां को रख रहे हैं भाई? हमेशा इधर को रख रहे हैं। और इधर वाली सारी डिस्टेंसेस किस में मेजर करी जाती हैं? नेगेटिव में मेजर करी जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है ना। दूसरा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये हम हमेशा कहां रखते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर तरफ, तो ये भी हमेशा किस में होगी? पॉजिटिव में। क्लियर है मामला? ठीक है। उसके बाद ये कौन सा हो गया? सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ पॉइंट, जो रियल इमेज होगी, ये मुझे आप बताओगे जरा दिमाग लगाकर। डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज ये नेगेटिव में होगी कि पॉजिटिव में होगी? बताओ किस में होगी? नेगेटिव में। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, मिरर के सामने बनती है, या फिर हम बताएं एज द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट इज। जिस साइड को ऑब्जेक्ट है उसी साइड को बनती है। तो इसका मतलब क्योंकि ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, तो फिर ये भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। डिस्टेंस ऑफ इन वर्चुअल, डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज ये किस में होगी? बताओ। अब वर्चुअल इमेज कैसी बनती है? बिहाइंड द मिरर बनती है, तो ये हमेशा किस में होगी बेटा जी? पॉजिटिव में। क्लियर है मामला? ठीक है। अब 10वां पॉइंट लिखते हैं, हाइट ऑफ रियल इमेज बताओ, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? नेगेटिव में। किस में? नेगेटिव में। बात समझ में आई ना? क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब कि प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे, तो प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे वाली सारी डिस्टेंसेस किस में मेजर करते हैं? नेगेटिव में। तो ऐसे अगर मैं 11वां पॉइंट लिखूं, 11th पॉइंट लिखूं, तो हाइट ऑफ द वर्चुअल इमेज ये किस में होगी? हमेशा पॉजिटिव में। इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक मैंने ना कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ की बात करके ना कॉन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ की बात करके, तो अब बात करते हैं ये जो इंपॉर्टेंट है, इसको बना देते हैं इंस्पेक्टर,
ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको ऐसा ही देगा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर देगा, तो खाली कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से हमें साइन लेने पड़ते हैं कि नहीं लेने पड़ते हैं। तो इसलिए जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर वो हमेशा किसमें होगी, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, इसका जो गोला है, इसका जो इस पे, अरे रुक जा यार, इसका जो गोला है वो ऐसे पूरा होगा, मतलब कि यहां पर इसका कहीं पर C, इसके ठीक आधे में इसका F। तो इस F को मेजर करने के लिए आपको इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट जाना पड़ेगा, या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ को जाना पड़ेगा। तो ये किसमें हमेशा, किसमें हमेशा, नेगेटिव में। ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे ठीक है ना, तो फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फिर ये किसमें, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ये हमेशा किसमें होगा, पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है जी, कॉन्वेक्स मिरर होता है जी ऐसा, इसका गोला कहां को पूरा होगा, यहां को पूरा होगा, इसका C यहां पर कहीं पर होगा, इसका F कहीं पर होगा। तो इस F को मेजर करने के लिए हमें लाइट के साथ जाना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ये दो चीजें ध्यान रखोगे कि जो फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज, कॉनकेव मिरर always negative, the focal length of the convex mirror is always, convex mirror always positive, always positive। ये बात समझ में आई भाई, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहां से जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग वाला पोर्शन आएगा वो शुरू करते हैं। इतना समझ में आया सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका डेरिवेशन वगैरह आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है। व्हेन यू विल इन क्लास 10th, सॉरी 12th, जब कब जाओगे, क्लास 12th में जाओगे। कहाँ जाओगे, क्लास 12th में। तू अभी कहाँ से आ रही रे, हाँ, देर कहाँ होगी, खत्म ही होने वाला है मामला, बस खाली प्रसादी बटना रह गया, पूजा पूरी हो चुकी है, ठीक है ना। तो जो मिरर फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, जब आप क्लास 12th में जाओगे तब आप इसके डेरिवेशन वगैरह को पढ़ोगे। फिलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ना है। तो वो फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन, बताओ, डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस 1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। इसी को अगर मैं सिंबल के फॉर्म पे लिखूं तो कैसे लिखूंगा बेटा जी, 1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज को किससे लिखते हैं, v से। किससे लिखते हैं, v से, प्लस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे लिखते हैं, u से। तो ये 1 अपॉन u, और डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा आपका, फोकल लेंथ को 1 अपॉन f से। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले को चाहो तो आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लो, हालांकि जरूरत नहीं के बराबर ही पड़ती है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर लो, तो कैसे कर लोगे, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है कि नहीं होता है, r इज व्हाट, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन r/2। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इसको मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ, 2/r। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है ना। इसी चीज को कुछ जगह पे मैं देखता हूं ऐसे भी लिखा रहता है, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर पे है, तो इसलिए आप लेकिन चाहो तो लिख सकते हो। इस तरफ का मैं दोनों का एलसीएम ले लेता हूं, ले सकता हूं। तो एलसीएम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, u, v इज द एलसीएम। तो इधर को क्या आ जाएगा u, इधर को क्या आ जाएगा v, v से v कैंसिल आउट, u बचा तो u बन जा u, u से u कैंसिल आउट, v बचा v बन जा v, तो इधर को आ गया v।
तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। या फिर आप इसी को क्या भी लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो f इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर दिया तो इसको भी उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं तो ये यहां से क्या बनेगा, uv/u प्लस v। चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमारा मैक्सिमम टाइम काम इसी वाले फॉर्मूले से ही पूरा हो जाना है, तो इसी को बना दो इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये क्या है हमारा मिरर फॉर्मूला, क्या है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है, वो है बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। ये बताता क्या है, इसको समझो जो है, पहले इसका बेसिक सिग्निफिकेंस समझते हैं, उसके बाद फिर इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देता हूं। इसका मतलब है कि लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है, क्या बनी है, इमेज बनी है, वो कितनी मैग्निफाइड है, वो कितनी मैग्निफाइड है, इस चीज को बताने का काम क्या करता है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन करता है। इसके नाम पे ही मैग्निफिकेशन है, मतलब कि हमें बताता है जो हमारी इमेज बनी है वो कितनी मैग्निफाइड है, क्या बताता है, कितनी मैग्निफाइड है, ठीक है ना। तो मैग्निफाइड निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, बताओ कैसे हो जाएगा। अगर मेरे पास ये एक पेन है या एक कोई चीज है 2 सेंटीमीटर की, ठीक है ना, और ये अगर इसी की कोई इमेज है मान लेता हूं 4 सेंटीमीटर का, तो ये जो है कौन सा, ये वाली जो चीज है ब्लू कलर वाली, ये इससे कितना टाइम बड़ा है, कितना टाइम कितना ज्यादा है, ये कितना मैग्नीफाइड हुआ है, कितना बड़ा है, बताओ जरा। 2 टाइम, 2 टाइम है कि नहीं, कैसे निकाला आपने, 2 टाइम को कैसे निकाला, इसको मतलब कि 4 को इससे मतलब कि जो रियल वाला था उससे डिवाइड कर दिया, तो आपका क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 टाइम। अगर ये 6 सेंटीमीटर होता, कितना होता, 6 होता, तो फिर आप इसी में क्या कर देते, इसको 6/2 कर देते, तो ये कितना बड़ा हो जाता, 3 टाइम, कितना टाइम, 3 टाइम बड़ा हो जाता। अरे बात समझ में आई, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकाला मैंने, जो चीज मैग्निफाइड हुई है, तो कौन सी चीज मैग्निफाइड होगी, ऑब्वियस है इमेज होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मेरे हाथ में होगी, ऑब्जेक्ट तो मैंने खुद ही प्लेस करके, उसकी चिंता तो करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने मेजर करके रखी होगी, रखी होगी कि नहीं रखी होगी। तो मेरे को किसका मैग्निफिकेशन निकालना होगा हमेशा, इमेज का। तो इस फॉर्मूले में अगर आप देखो, इस चीज में देखो, जो मैग्निफाइड हुई है उसको मैंने कहां रखा है, ऊपर रखा हुआ है। तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है बेटा जी, वो लीनियर मैग्निफिकेशन भी क्या होता है, एच डैश, एच डैश इज व्हाट, इमेज, जिसका मुझे चेक करना है कि कितनी मैग्निफाइड हुई है, एच डैश अपॉन एच, जिसके कंपैरिजन पे मुझे चेक करना है, किसके कंपैरिजन में चेक करूंगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन पे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको मैथमेटिकली बात करूं तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज बेसिकली अ रिलेशन, ठीक है ना, बिटवीन हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या इट टेल्स अबाउट द एक्सटेंट इन विच एक्सटेंट द इमेज इज मैग्निफाइड, और या कम हुई है या ज्यादा हुई है। बात समझ में आई ना, अरे ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक और फॉर्मूला इसका होता है, वो जब हम लोग सिमिलैरिटी और वो जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं वहां से ये रिलेशन आता है, ठीक है ना। उस चक्कर में भी ज्यादा पढ़ना नहीं है, तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, -v/u लिख सकते हो। हियर द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, दिस माइनस साइन इज ऑफ फॉर्मूला, ये फॉर्मूले का माइनस साइन है, इसको ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। जो है किसका साइन है, फॉर्मूले का माइनस साइन है। क्यों, क्योंकि जब मैं v और u की वैल्यू रखूंगा तो दीज विल हैव देयर ओन साइन ऑल्सो, v का भी अपना साइन होगा, u का भी अपना साइन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसका साइन से इससे कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, तो ये खुद फॉर्मूले का साइन है, इसको ध्यान पे रखना। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या बताता है, लीनियर मैग्निफिकेशन बताता है कि जो मेरी इमेज है वो कितने टाइम मैग्नीफाई हुई है। बात समझ में आई ना, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट नोट आते हैं,
वो इंपॉर्टेंट नोट किया, जरा ध्यान से सुनना। अगर ये मेरा m इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो दो चीजों को डिवाइड कर रहा हूं ना, तो दो चीजों को डिवाइड करूंगा तो किन्हीं भी दो चीजों को, कभी भी दो नंबर को जब आप डिवाइड करते हो तो सिर्फ और सिर्फ तीन पॉसिबिलिटी है। वो तीन पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हैं? या तो उन दोनों का डिवीजन ग्रेटर देन 1 हो जाए, क्या हो जाए? ग्रेटर देन 1 हो जाए, या उन तीनों का डिवीजन क्या हो जाए, उन दोनों का डिवीजन क्या हो जाए? इक्वल टू 1 हो जाए, या उनका जो डिवीजन है वो लेस देन क्या हो जाए? 1 हो जाए। ये तीन के अलावा कोई और चौथी पॉसिबिलिटी नहीं है। जब भी दो नंबर को डिवाइड करता हूं तो उन दो नंबर का रिजल्टेंट कैसा आ सकता है? तो उन दो नंबर का जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? या तो एक से बड़ा, या एक के बराबर, या फिर एक से छोटा। कितनी बड़ी या कितनी छोटी नंबर बेशक क्यों ना हो। बात समझ में आई ना? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले वाले केस की बात कर रहा हूं, इफ m इज ग्रेटर देन 1, क्या हो जाए? m एक से बड़ा हो जाए। तो m एक से बड़ा होने की पॉसिबिलिटी कब है? when जो मेरा न्यूमरेटर है विच इज h डैश दैट शुड बी ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर विच इज h। मतलब कि अगर ये मेरा ऊपर 3 लिखा हुआ है न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है, मतलब कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या आता है? 1.5 विच इज ग्रेटर देन 1। ऊपर वाली चीज अगर मैंने रख दी 101 और नीचे वाली चीज रख दिया 100, अभी भी डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर के केस में किससे? अभी भी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसका डिवीजन भी हमेशा क्या आएगा? एक से ज्यादा आएगा। अरे ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अगर मैंने ऊपर रख दिया 1000, नीचे रख दिया 100, तो इसका जो आएगा वो कितना आएगा? 10, विच इज व्हाट? ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा है। तो अगर ये दो चीजों का रेशियो h डैश अपॉन h का रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो मेरा h होगा, h डैश होगा, वो हमेशा ही h से बड़ा होगा। इसका क्या मतलब हुआ? h डैश क्या है? इमेज। h क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो इमेज होगी, इमेज विल बी क्या होगा? मैग्नीफाइड। कैसे बताया? अगर m इज ग्रेटर देन 1 है मेरा तो इमेज हमेशा कैसी होगी? मैग्नीफाइड होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे पक्की बात है, ठीक है। अच्छा अब दूसरा वाला कंडीशन लिखते हैं। अगर मेरा इफ m जो है वो किसके बराबर हो जाए? 1 के बराबर। दो चीजों का रेशियो, दो चीजों की डिवीजन 1 के बराबर कब आ सकती है? जब ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर दोनों क्या हो? सेम हो। तो दैट मीन्स व्हाट? तो ये तो ठीक हो गया। क्या लिखा था इसमें मैंने? इमेज। तो ये कब आएगा? ये कब आएगा? when h डैश इज इक्वल टू h। ठीक है ना? करके भी देख लेते हैं। अगर ये ऊपर 2 है न्यूमरेटर में और नीचे भी कितना है? 2, तो ये कितना आएगा? 1। ऊपर कितना न्यूमरेटर में? 100, नीचे कितना डिनोमिनेटर में? 100, तो ये भी कितना आएगा? 1। कोई भी चीज कुछ भी ले लो XYZ, अगर ऊपर और नीचे वाली दोनों चीजें सेम है तो इसका मतलब उनका जो रिजल्ट आने वाला है वो हमेशा क्या आने वाला है? 1 के बराबर। तो जब 1 आएगा, कब 1 आएगा? क्या? m, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इसका मतलब होगा कि जो मेरी इमेज है वो क्या होगी? ऑब्जेक्ट के बराबर। और ये कब पॉसिबल है? सेम होगी, ये तो ठीक है, लेकिन कौन से केस में पॉसिबल है ऐसा? m इज इक्वल टू 1 किस केस में आ सकता है? लगाओ जरा दिमाग। अरे यार, किस केस में पॉसिबल है? कॉनकेव मिरर के केस में, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हो। कॉनकेव मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखी हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हो, तो उस केस में h डैश और h दोनों बराबर आते हैं। तो इसका मतलब उस केस का लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा? 1। बात समझ में आई ना?
अब आपसे इसी चीज को देखो एमसीक्यू बना के कैसे पूछ सकता है, इसी चीज को एमसीक्यू बना के कब पूछ सकता है, लीनियर मैग्निफिकेशन विल बी 1, लीनियर मैग्निफिकेशन विल बी 1 व्हेन, 4 कंडीशन दे देगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। एक स्टेटमेंट में बोल देगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, when the object is placed at a center of curvature of a concave mirror, when the object is placed between the pole and focus of a concave mirror, when the object is placed beyond the center of curvature of a concave mirror, तो कौन सा वाला केस होगा? अब ये क्वेश्चन अब कोई किताब में तो बताया नहीं जा सकता ना भाई, अब ये तो खुद ही अपनी चीजें जो हमने सीख रखी है उसके हिसाब से हम दिमाग लगाना है, अरे उसी के हिसाब से तो दिमाग लगाना है ना, तो ये चीज आपको किताब में कहाँ मिलेगी? ये तो ऐसे तो इसे नंबर्स ऑफ कितने सारे क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं, नहीं किए? देखो एक कितना खूबसूरत क्वेश्चन फ्रेम हो गया। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, डेप्थ वाले क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि नहीं था? m इज इक्वल टू 1 कब हो सकता है? इसका मतलब जब इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स ऑब्जेक्ट इटसेल्फ बोथ आर इक्वल। तो ये केस कौन सा केस है? जब कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप क्या रख दो? ऑब्जेक्ट रख दो, तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। बात समझ में आई? तीसरा वाला पॉइंट, इफ m इज लेस देन 1, ये कैसे पॉसिबल है? ये एक से छोटा कब आ सकता है? अगर मैं एक को डिवाइड कर दूं 2 से तो कितना आएगा आंसर? 0.5 विच इज लेस देन 1। कब आया? जब ऊपर की चीज न्यूमरेटर नीचे की चीज से क्या है? छोटी है। तो इसका मतलब ये 1 लेस देन 1 कब आएगा? व्हेन आपका h डैश क्या होना चाहिए? शुड बी लेसर देन द h। क्या होना चाहिए? आपका h डैश शुड बी लेसर देन द h होना चाहिए। अरे तभी तो आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो इमेज है वो क्या है? डिमिनिस्ड। जो इमेज है वो क्या है? डिमिनिस्ड। अरे है कि नहीं है भाई? तभी तो जब ऊपर जब h डैश छोटा है h से, इसका क्या मतलब हुआ? इमेज डिमिनिस्ड है। बात समझ में आई? पक्की बात। इसी से भी एक क्वेश्चन बना सकता है, m will be always lesser than 1 in case of the when the object is placed between when the object is placed at center of curvature, गलत हो गया, of a concave mirror, गलत हो गया, when the object is placed between between c and infinity, between c and infinity वाले केस में, ठीक है ना? तो यहां पर इमेज कैसी बनती है? कॉनकेव मिरर के बिटवीन c एंड इंफिनिटी वाले केस में इमेज कैसी बनती है? छोटी। तो इसका मतलब m कैसा होगा? लेस देन 1 होगा। तो यही वाला ऑप्शन ठीक है, और बाकी 2 ऑप्शन और कुछ भी मिला करके दे देगा। दे देगा कि नहीं दे देगा? तो इसी चीज से देखो, ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं चीजों से कितने सारे तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करने की पॉसिबिलिटी है। इतना समझ में आया? पक्की बात है। इसको घर जाके रिवाइज कर लेना, जो जो सारी चीजें मैं कर रहा हूं वो सब भूल जाओगे, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन और करते हैं। वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऐसे हैं भाई लोगों, भाई तो कोई बैठा नहीं आज तुम में से। एक, m इज इक्वल टू +1, सॉरी +1 नहीं लिखते हैं, m इज पॉजिटिव और m इज नेगेटिव। m इज पॉजिटिव कब हो सकता है बताओ? m इज पॉजिटिव, m होता क्या है? h डैश अपॉन h होता है कि नहीं होता है? h तो हमेशा ही क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी जाती है। तो h तो हमेशा पॉजिटिव, h डैश को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा तब जाकर के ये पॉजिटिव होगा। तो अब h डैश पॉजिटिव कब कब होता है? एक तो सारे केसेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर के, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेजेस बनाता है? वर्चुअल इमेजेस बनाता है। वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती हैं, इरेक्ट इमेजेस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती हैं, तो वो सारी की सारी पॉजिटिव। और कॉनकेव मिरर के केस में कौन सा होता है?
जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखी हो, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा m इज इक्वल टू पॉजिटिव व्हेन, ठीक है ना। तो दो केसेस कॉन्वेक्स वाले कर देगा और बोलेगा m इज पॉजिटिव व्हेन, तो उसमें से आपको कुछ एक जो पॉजिटिव वाला केस होता है समझ में आ गया ना कौन कौन से केस होते हैं। ये दिमाग लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे। अब ये दिमाग खुद का लगाना बेटा, ये मास्टर जी नहीं देते जो है, मास्टर जी ये नहीं देते हैं, ये खुद का दिमाग लगाना है। ये दिमाग कैसे लगाना है मैं तब भी आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे इसको बनता क्वेश्चन फ्रेम करने का। जो ये बात समझ में आए ना। और एम नेगेटिव कैसे होता है, फॉर एम नेगेटिव कॉन्वेक्स के केस के लिए एम हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एम हमेशा ही क्या होगा, लेस देन 1 भी होगा। किस केस के लिए, कॉन्वेक्स के केस के लिए। कॉन्वेक्स के केस के लिए एम की जो वैल्यू होगी एक तो हमेशा ही क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि सारी इमेजेस कैसी बननी है, वर्चुअल बननी है। अरे बेटा जी समझ में आ रहा है तेरे को। और हमेशा ही इस m की वैल्यू हमेशा ही लेस देन 1 होगी। क्यों, क्योंकि सारी इमेजेस कैसी बनती हैं, डिमिनिश्ड बनती है। एक क्वेश्चन यहां से फ्रेम कर सकता है, इसी जानकारी पे बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है एमसीक्यू टाइप का। अरे बना सकता है कि नहीं बना सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारी चीजें बड़े ध्यान से देखना समझना। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग इसको समझे होगे, और अगर समझे होगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे होगे तो उससे ज्यादा अच्छी बात है। क्यों बेटा, क्योंकि देखो नो स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए जिंदगी में, तो पढ़ाई लिखाई बंद कर दो। और कोई चीज दिक्कत दे, कहीं पर कोई परेशानी आए, कोई चीज समझ ना आए तो वापस से मुझसे कल पूछ सकते हो, ठीक है ना। मैं बहुत खुश होता हूं जो बच्चा वापस से पूछता है, ठीक है ना। क्यों खुश होता हूं, क्योंकि इससे मुझे ये पता चलता है कि आप लोगों ने घर में जाकर के पढ़ाई करी है। मैंने बार बार ये आप लोगों को बता रहा हूं, देखो जब आप क्लासरूम पे पढ़ते हो तो जो कुछ भी पढ़ते हो तो ये सब आपके कहां पर स्टोर होता रहता है, ये सब आपके कहां पर स्टोर होता है बता भाई लड़की, कहां पे, रैम पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी में स्टोर होता रहता है। हमें ऐसा लगता तो है कि सब समझ में आ गया, लेकिन अगर मैं उसको अपनी परमानेंट मेमोरी पे नहीं डालूंगा, परमानेंट मेमोरी पे स्टोर नहीं करूंगा, तो अगले 1-2 दिन के बाद वो कहां चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा, रिसाइकिल बिन से भी आउट हो जाएगा। तो इसलिए मुझे जो अपनी रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर चीजें होती हैं उसको परमानेंट सेव करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले उसे खोलना पड़ता है। तो इसका मतलब उसे घर जाके कॉपी किताब खोलनी पड़ेगी। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, उसको रिलोकेट करना पड़ेगा, उसको नई फाइल का नाम दे करके नई जगह पे सेव करना पड़ेगा। तो ठीक ऐसे ही मुझे भी जो दिन भर क्लास में हम लोग ने पढ़ रखा है उसको घर जाकर के डेफिनेटली रिवाइज करना है, तब जाकर के आपको परमानेंट मेमोरी से हट करके टेम्पररी मेमोरी से हट करके परमानेंट मेमोरी में जाएगा जो, और उसको टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहना है। जो पढ़ाई करने का तरीका यही है बेटा। जो मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ, क्या कहता हूँ, रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, विद्या भूली क्यों, क्योंकि रिवीजन नहीं था। रोटी को अगर एक तवे के आपने एक तरफ में डाला, उसे पलटाओगे नहीं तो थोड़ी देर बाद जल जाएगी। पान वाला जो पनवाड़ी होता है ना, जो पान बेचते हैं, तो वो उनके एक परात जैसी ऐसी रखी रहती है, उसमें पान के पत्ते डिप करके रखते हैं पानी पे, दिन भर उनको पलटी मारते रहते हैं। एक ही तरफ रखेंगे तो उधर से पत्ता खराब हो जाएगा, उसको भी पलटा चाहिए, रिवीजन चाहिए। ऐसे ही विद्या का भी है, अगर इसको रिवाइज नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो ये कुछ समय के बाद भूल जाओगे। तो सिंपल सा तरीका है इसको परमानेंट याद रखने का कि रिवीजन करते रहो, ठीक है ना। अब यहीं पर एक जो कामयाब बच्चे की और एक कम कामयाब बच्चे की, नाकामयाब तो मैं किसी को नहीं कहता क्योंकि जीवन में कुछ ना कुछ हर कोई कर ही लेता है, ठीक है ना। लेकिन एक बहुत ज्यादा कामयाब और एक बहुत थोड़ा कम कामयाब बच्चे के बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस इसी रिवीजन का ही है। जो रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करता है, जो रेगुलर बेसिस में अपनी चीजों को वापस से रिवाइज करता रहता है, उसके दिमाग में परमानेंट रहती है चीजें, उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे उसके एग्जाम ठीक होते हैं, उससे वो कामयाब होता है। और जो रिवाइज नहीं करेगा, उसकी चीजें खत्म होते जाएंगी चीजें, तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, एग्जाम नहीं ठीक कर पाएगा, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली खराब हो जाएंगी। अब ये जो काम है रिवीजन वाला काम, क्योंकि कामयाब तुमने होना है, मैंने तो नहीं होना है। मैं तो जो हूँ जो बनना था मुझे, मैं बन चुका हूँ। एक टीचर को जो बनना होता है वो बन चुका होता है। अब कामयाब तुम लोगों ने होना है, तो रिवीजन भी तुमने करना पड़ेगा।
रिवीजन कोई टीचर नहीं कराता, रिवीजन हमेशा स्टूडेंट का स्वयं का होता है, तो ये बात को हमेशा याद रखना। ठीक है ना, ओके डन है। चलिए तो अब कुछ क्वेश्चंस उठाएं, ठीक है ना। तो इतना सब कुछ समझ में आ गया सब लोगों को। तो एक क्वेश्चन उठाते हैं, चलो एक क्वेश्चन है, देखो जरा इसको क्या करा क्वेश्चन, देखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज। देखो जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को करूंगा ठीक उसी तरीके से देखते रहना, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ध्यान से समझने की कोशिश करना। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो क्या दे रखा है हमें ये ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इज साइज, मतलब कि हमें क्या दे रखा है h, h इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ये प्लस में लिखूं कि माइनस में लिखूं? प्लस में, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव में होती है, तो ये आ जाएगा जी प्लस में। तो इसका मतलब हो गया ऑब्जेक्ट इज इतना साइज, इज प्लेस्ड, क्या कहां रखी गई है, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कहां पर रखी गई है? 25 सेंटीमीटर, मतलब कि u इज इक्वल टू कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। माइनस में कि प्लस में? माइनस में, क्योंकि u हमेशा उस तरफ को रखी जाती है, तो u हमेशा किस में आएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक हो गया जी। फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, और कॉनकेव मिरर दे रखा है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है जी 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर प्लस में कि माइनस में? माइनस में, क्यों? क्योंकि कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, क्या रखने को कह रहा है? स्क्रीन रखने को कह रहा है। शुड एन स्क्रीन, तो इस स्क्रीन शब्द से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इमेज कैसी बन रही होगी, कैसी बन रही होगी? रियल। क्यों? क्योंकि रियल इमेज ही है जिनको टू विच वी कैन कास्ट और प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। सिर्फ रियल इमेज ही होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर पे ला सकते हैं। अरे ला सकते हैं ना। तो इसका मतलब इमेज तो कैसी बन रही है? रियल बन रही है। हमें सॉल्व करे बगैर ही हमें पता चल गया इससे, क्योंकि कॉनकेव मिरर है जो दोनों तरीके की इमेज बना सकता है। कौन कौन सी दोनों तरीके की इमेजेस? रियल और वर्चुअल। लेकिन वर्चुअल इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखी होनी चाहिए? फोकस से अंदर। अब यहां पर अगर आप देखो तो इसका फोकस है 15 और ऑब्जेक्ट रखी है 25 पे, इसका मतलब फोकस के अंदर तो नहीं रखा हुआ है, इसका मतलब वर्चुअल इमेजेस तो नहीं बनने वाली है, बनने वाली तो रियल ही है। और यहां से भी हमें पता चल रहा है कि वो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करनी है, स्क्रीन पे कास्ट करनी है, तो रियल इमेज स्क्रीन पे आ सकती है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, बेटा ये शार्प इमेज क्या है? शार्प इमेज होती है जो ठीक आपके एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बनती है। कहां पर बनती है? ठीक एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बनती है। कभी आप लोगों ने स्कूल्स वगैरह में या देखा होगा, कभी प्रोजेक्टर लगाते हैं ना, तो प्रोजेक्टर लगाते हैं तो उसके लेंस को ऐसे पीछे आगे करते हैं तो इमेज ब्लर होती है, ब्लर होती है, फिर एक जगह पे आती है जहां पर बिल्कुल शार्प हो जाती है। आपके जो डीएसएलआर वगैरह कैमरा होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा, उसको जब आप ऐसे लगाते हो तो एक पॉइंट पे इमेज आपकी क्या होती है? ब्लर होती है, एक जगह पे जाकर बिल्कुल शार्प इमेज बनती है। तो वो इमेज कहां पर बनती है? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहां पर बनती है? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब कि क्या होता है, देखो एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं ये शार्प वाला फंडा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये इमेज बनाई, ये ऑब्जेक्ट बनाई मैंने, मान लेता हूं कि ये मेरी कोई ऑब्जेक्ट थी, एक लाइट गई यहां से, ये फोकस से होकर के गई होगी, दूसरी फोकस से गई, ये पैरेलल हुई होगी। जो मेरी शार्प इमेज बनेगी वो शार्प इमेज कहां पर बनेगी बेटा जी? यहां पर, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अगर इससे पहले भी इमेज बनेगी, दरअसल जो है यहां पर भी इमेज बन रही होगी, लेकिन वो दोनों इमेजेस कैसी होंगी? ब्लर, शार्प नहीं होंगी। जो है शार्प इमेज तो कहां पर बनेगी? ठीक इस पॉइंट पे जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब कि मुझे शार्प इमेज निकालना है और यहां पर से यहां तक के डिस्टेंसेस को मैं क्या कहता हूं? v कहता हूं। तो मतलब मुझे जब भी वो शार्प इमेज की बात करेगा तो मुझे क्या निकालने को देगा? v निकालने को देगा। तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एंड फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो ठीक है, नेचर भी निकालना है, साइज भी निकालना है। साइज का मतलब मुझे क्या निकालना है? एच डैश भी निकालना है, मतलब कि मुझे वी निकालना है। और नेचर तो काफी हद तक मुझे पता चल ही गया है।
नेचर तो काफी हद तक मुझे पता चली गया। तो सिंपल है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। कहां से स्टार्ट करते हैं? फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, देखो फिजिक्स का क्वेश्चन हमेशा ध्यान से देखना, फिजिक्स का क्वेश्चन दो हिस्सों में सॉल्व होता है। एक कुछ वो फिजिक्स से सॉल्व होता है, आधा या फिर बाकी का हिस्सा फिर वो किससे सॉल्व होता है? मैथ्स से सॉल्व होता है। ठीक है ना। अब यहां तक अगर हम बात करें तो यहां तक तो मेरी की पूरी फिजिक्स लग रही थी जो। अब जैसे ही मैं यहां पर ये सारी वैल्यूज डाल दूंगा तो वहां पर फिजिक्स खत्म हो जाएगी, वहां से मैथ्स स्टार्ट हो जाएगी, और सिंपली जैसे मैथमेटिक्स में हम चीजें सोचते हैं ठीक वैसे हमें सोचने की जरूरत है। बात समझ में आई ना? उसके बाद फिजिक्स खत्म हो जाएगी और सिर्फ मैथ्स, जैसे मैथ को सोचते हैं वैसे सोचना है। अब इधर देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल, एक है v, एक है u और एक है f। तो 3 वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मुझे कम से कम कितनी वैल्यू चाहिए? कितने वेरिएबल नोन होने चाहिए? 2 वेरिएबल नोन होने चाहिए, तभी जाकर के मैं तीसरा वेरिएबल निकाल सकता हूं, अदरवाइज कोई चारा नहीं कि मैं तीसरा वेरिएबल निकाल सकता हूं। ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो मुझे ये u दिया हुआ है क्या? जी सर बिल्कुल दिया हुआ है। ये f दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है। तो फिर ठीक है, इस 3 वेरिएबल की इक्वेशन में 2 चीजें मुझे पता है, तीसरी चीज मुझे निकालनी है, तो बहुत ही आसान काम हो गया। तो चलो निकालते हैं। तो 1/v मुझे निकालना है, तो इसको इसी तरफ छोड़ देता हूं, बाकी को इस तरफ ले जाता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u। ठीक है, 1/f की वैल्यू कितनी है बेटा? 15 माइनस में 15। ध्यान रखना, अगर एक भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। एक माइनस पूरे के पूरे आंसर को गड़बड़ा देगा। जो एक माइनस या प्लस का गलत अगर आपने साइन ले लिया तो पूरे के पूरे आंसर को गड़बड़ा देगा। तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक करना है। ये -1/15 हो जाएगा। फिर ये माइनस का साइन है। u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू है -25। कितनी है भाई? -25। तो ये माइनस ऑलरेडी था, माइनस रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? 1/25। ठीक हो गया। तो सिंपल है। अब इसका क्या निकालो? एलसीएम निकालो। क्या निकालो इसका? एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के भी वैसे तरीके कैसे, पहले इन दोनों का आप एलसीएम निकालो, लेकिन मैं रेकमेंड क्या करूंगा कि अभी हमको यहाँ पर वो बच्चों जैसे बचपन में तो हमारा क्वेश्चन ही होता था कि फाइंड आउट द एलसीएम, तो यहाँ पर एलसीएम निकालना इज नॉट अ क्वेश्चन, इट इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो हमें एलसीएम नहीं निकालने वाला है, कोई पूछने वाला नहीं है हमसे। तो हम सीधे सीधे क्या कर देते हैं? 15 × 25 कर देते हैं, सिंपल तरीका। तो 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, 25 बचा, तो 25 1 जा कितना हो जाएगा? -25 प्लस 25 से 25 कैंसिल आउट हुआ, 15 बचा, 15 1 जा कितना आ जाएगा? 15। तो ऊपर -25 से 15 जाएगा तो कितना जाएगा? -10। कितना जाएगा? -10/15 × 25। अब चाहे तो यहां पर आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। 5 2 जा 5 3 जा, तो ये आ जाए कितना आपका? -2/25 3 जा 75। ठीक है जी। तो ये कितने इज इक्वल टू है बेटा आपका? 1/v इज इक्वल टू। तो यहां से जो v इज इक्वल टू है ये उल्टा होगा तो ये भी उल्टा होगा। तो यहां से कितना आ जाएगा? -75/2। 75 का आधा कितना होता है भाई? 37.5। 35 का 2 गुना कितना होता है? 70। तो उसमें 5 का और गुना जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 37.5। माइनस में कि प्लस में? माइनस में। तो जो v इज इक्वल टू आया बेटा -37.5 सेंटीमीटर इज द आंसर। अच्छा इधर देखो, इमेज कैसी बननी थी? रियल की वर्चुअल? रियल इमेज की जो साइन आती है नेगेटिव मानी चाहिए कि पॉजिटिव में? नेगेटिव में। देखो नेगेटिव में आई है साइन, तो इसका मतलब हमारा आंसर भी वैलिडेट हो गया, आवर आंसर इज करेक्ट। दूसरा तरीका क्या है इसको वैलिडेट करने का? देखो हमारी ऑब्जेक्ट कहां पर रखी हुई है? इसका देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होगा? 30 पे। 15 फोकस है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर? 30 पे। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट कहां पर रखी हुई है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पर रखी हुई है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर बनती है, मतलब कि 30 से बड़ा आना चाहिए था आंसर। अरे आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? तो देखो हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, देखो
हमारा आंसर भी कितना आ रहा है, 30 से बड़ा आ रहा है 37। तो इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, तो एक पार्ट हो गया सॉल्व। अब अगला पार्ट अगर हम इसका सॉल्व करें तो अगले पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, नेचर। तो नेचर बता देते चलो, नेचर क्या हो जाएगा बताओ। नेचर एक तो कैसा बना है, रियल। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। एक तो ये हो गया, ठीक है ना। अब यहां से ये मैग्नीफाइड हुई कि नहीं हुई, चलो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। वैसे तो हमें पता है मैग्नीफाइड है, जितने हम लोग ने रे डायग्राम पढ़ रखे हैं उसके हिसाब से हमें पता है कि ये कैसी इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है। लेकिन तब भी वैलिडेट कर लेते हैं। वो हमें पूछा भी है कि हाइट ऑफ द इमेज भी बताओ कह रहा है, बताओ कह रहा है ना। तो हाइट ऑफ द इमेज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है। तो मैं यहां से इतना वाला हिस्सा ले लेता हूं। क्यों ले लेता हूं इतना वाला हिस्सा, क्योंकि अगर मैं इसको एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू करता हूं, मुझे निकालना क्या है, ये गिवन है क्या, जी सर ये निकाल दिया मैंने, अभी निकाला है, ये ऑलरेडी गिवन था। तो मतलब कि एच डैश इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, माइनस वी इंटू एच अपॉन यू। अरे लिखा जा सकता है, ठीक हो गया। तो इनकी वैल्यूज डालो, माइनस वी की वैल्यू, अब देखो अगर मैं 37.5 डालता हूं तो मैं गड़बड़ा जाऊंगा। तो एक काम करता हूं, ये भी तो इसी की वैल्यू थी, सॉरी ये वाली भी तो उसी की वैल्यू थी। तो इस v की जगह पे क्या डाल देता हूं, ये माइनस तो फॉर्मूले का है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा भाई 75/2, और h की वैल्यू कितनी है 75/2, और h की वैल्यू कितनी थी, h की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस में ही होगा। अब आई बात u की, u कितना था 25 सेंटीमीटर माइनस का, तो ये फिर से क्या हो जाएगा माइनस, फिर से क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 25। ठीक है। अच्छा अब देखो इस आंसर को फाइनल निकलने से पहले सोचो, इमेज कैसी बनी है, रियल। एच डैश कैसा होना चाहिए था, नेगेटिव में होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो यहां से भी देखो नेगेटिव में आने की पूरी तैयारी चल रही है, चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही अपन आंसर कर रहे हैं। तो 2 2 जा 4, 25 3 जा, अदरवाइज आप डेसिमल के चक्कर में पड़ जाते हैं, इसलिए मैंने वाली वैल्यू डलवाई आपसे। तो आपका एच डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, -6, यही हो जाएगा। तो -6 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर अनदर आंसर। अब ऑब्जेक्ट थी 4 सेंटीमीटर की, इमेज बनी है 6 सेंटीमीटर की, बड़ी की छोटी, बड़ी। तो मैग्निफिकेशन भी निकाला जा सकता है। मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम सिंपल सा क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। हालांकि अगर मेरे को h नहीं पता होता तो भी मैं मैग्निफिकेशन निकाल सकता था। फिर कौन सा फॉर्मूला लगाता, -v/u। अरे लगाता कि नहीं लगाता -v/u। तो -v/u लगाऊंगा तो या यही लगा लेते हैं, ये आ गया जी आपका -6 अपॉन +4, 2 2 जा 2 3 जा, तो ये आ जाएगा आपका 1.5। माइनस में कि प्लस में, माइनस में। मैं तुमसे यही कह रहा था, क्या कह रहा था, -1.5 इज द मैग्निफिकेशन। मतलब कि कितना, 1.5 गुना, कितना 1.5 गुना, 1.5 टाइम इतनी मैग्निफाइड हुई है। क्लियर है सभी लोगों को, कोई समस्या वाली बात नहीं है, पक्का है ना। चलो तो आज इतना ही करें इसको। अब कुछ लोग, आप लोगों को सीट्स दे रखी है, सीट दे रखी है आपको, आप लोगों को तो दे रखी है ना, लाए हो सीट, उसे घर में रखना बेटा, वो दोगुनी डबल भी हो जाती है कभी कभार, 2 से 3, 3 से 4 बैग में रखे रखे ना वो पड़ती है, पता है, सच्ची बता रहा हूं मैं। जो मॉड्यूल है, जो सीट मिलती है ना आप लोगों को, उसे घर में संभाल कर रख देना, बक्से में डाल करके, क्या पता 2 गुनी 2 निकल जाए, 3 निकल जाए, फायदा होगा। फिर सबने दी थी 1, हमारी होगी 3। उसको करने के लिए यूज करना बेटा, ठीक है ना। आज मैंने तुमसे कहा था कि क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आपको उसको लेके आना चाहिए था, आना चाहिए था नहीं आना चाहिए था। चलिए काम करते हैं, एनसीईआरटी तो लाए हो सभी लोग, तो आज चलो इनिशियल लेवल पे एनसीईआरटी की जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं पहले उनको निपटा लेते हैं, फिर उस सीट के जो एडवांस टाइप की प्रॉब्लम है उनको फिर बाद में करेंगे। तो आज एनसीईआरटी के अपने अपने क्वेश्चन एक बारी लगा लो, ठीक है जी।
तो तुम्हारे पास 2 लोगों के पास एनसीईआरटी है, उसके पास अपनी है, तो तुम एक किताब से करो, एक किताब इसको दे दो, ठीक है ना। चलो